नितिन की चेतना अभी उस बुक को पढ़ने के लिए अब स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जा चुकी थी। अब वह वहां पर जाकर उस बुक को खोलता है तो वह पाता है कि वह वास्तव में एक प्राचीन देवताओं द्वारा लिखी गई भाषा है, जैसा कि स्कारलेट लीफ किंग ने दावा किया था। इसे वो मोटे मोटे तौर पे तो नहीं समझ सकता था, लेकिन वह इस कुछ शब्दों को समझने के बाद में ये तो जान गया था कि जो ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने उसको वह मैप दिया था उसके अंदर भी ऐसे कुछ शब्द लिखे हुए थे, और उसके बुक के और मैप के दोनों के शब्द आसपास में कहीं पर मिल रहे थे। उसके बाद में नितिन ने भी अब वह भेड़ की खाल पर लिखी हुई मैप को अब स्टोरी रिंग से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जब वह उसको देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। उस नक्शे के ऊपर तरह तरह के विचित्र शब्द लिखे हुए थे, लेकिन कुछ देर उस मैप को ढंग से देखने के बाद में नितिन फिर से निराश हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि ये नक्शा आखिरकार प्राचीन डोमेन का कैसे हो सकता है, क्योंकि ये नक्शा तो बिल्कुल भी प्राचीन डोमेन के नक्शे की तरह नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब वह यहाँ पर आए थे तो उस नक्शे को नितिन ने पहले ही अपने दिमाग के अंदर फीड किया हुआ था। इस नक्शे को देखने के बाद में नितिन के मन में एक ही ख्याल आया, क्या ये सभी राक्षस पागल पागल हो गए थे? क्या ये कोई गलत चीज ढूंढ रहे थे? आखिरकार इस नक्शे का और इस प्राचीन डोमेन का दोनों का संबंध तो मेरे को कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो मेरे को इसका नक्शा लग ही नहीं रहा। फिर नितिन ने अपना सिर खुजाया और उसने सोचा, ये नक्शा कई साल पुराना है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ का जो भूभाग है वो पूरी तरह चेंज हो गया हो। जब ये नक्शा बनाया गया था वह ऐसा नहीं दिखता हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमेशा ही भू प्लेटों को चेंज होने के साथ में वहाँ का पूरा वातावरण और एरिया चेंज होता रहता है। लेकिन धीरे धीरे इस ख्याल को भी उसने अपने मन से निकाल दिया था, क्योंकि ये तो एक मुड़ी हुई जगह थी जो कभी भी चेंज नहीं हुआ करती थी। ये हमेशा ही एक जैसी ही रहा करती थी, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं थी। क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नितिन, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तू ये फालतू की बातें सोचने लगा। इसके अंदर इतनी सारी फॉर्मेशंस लगी हुई है, इसके ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा का कारण को नहीं देखा जा सकता। अब उसको मैप को जितनी देर वो नितिन देख रहा था उतना ही ज्यादा वो कंफ्यूज होता जा रहा था। अभी नितिन उस मैप को और उस बुक दोनों को बिल्कुल गौर से देख रहा था, उसे घूरे जा रहा था जैसे कि वह कभी भी उसको फाड़ डालेगा। लेकिन अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या ये ऐसा हो सकता है? उसके साथ में ही उसने बुक को और उस मैप को दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन दोनों को उसने साथ में लेकर आया अचानक से वह दोनों एक साथ मिल गए, और जैसे ही वह दोनों पूरी तरह से जुड़ चुके थे उसके बाद में नितिन के सामने अब बकरी की खाल से बना हुआ एक बड़ा सा नक्शा उसके सामने आ जाता है, जो उस नक्शे से बिल्कुल अलग था जो नितिन के पास में पहले पड़ा हुआ था। उस नक्शे को इस तरह से जुड़ते हुए देख नितिन भौचक्का रह गया। हैं? इसका मतलब ये दो नक्शे थे, इसको दो भागों के अंदर किया गया था। तभी तो कोई भी इसको अलग अलग समझ पाने में नाकामयाबी रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा भाग था ही नहीं। नितिन अभी उस नक्शे को देख रहा था, लेकिन अचानक से पार्थ वहां पर चला आया था और उस नक्शे को देखने के बाद में वो भी चौंक गया। उस नक्शे को देखते हुए चिल्लाता है, क्या क्या ये लावा है ना जिसको हम लोग पार करके आए थे, और ये वही काला रेतिना तूफान? उसके अंदर वो सभी चीजें छपी हुई थी जहाँ जहाँ से वह पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। पार्थ की बातें सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ हाँ, तुम वास्तव में सही कह रहे हो, ये वही है। उस नक्शे के ऊपर बहुत सारे जले हुए निशान भी थे जो बता रहे थे कि वहाँ पर खतरा है, जहाँ जहाँ पर जलने के निशान थे। और फिर उसके अंदर एक लाल लाइन दिखाई देती है, उसको देखकर पार्थ कहता है, इसका मतलब ये लाल लाइन जो है ये हमारा बिल्कुल सेफ रास्ता है जिसके द्वारा हम लोगों को जाना चाहिए था। लेकिन पार्थ तो परेशान हो गया, आखिरकार हम लोगों ने तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं देखा था जब से हम लोग यहाँ पर घुसे थे। मुझे तो ऐसा भी कोई सा रास्ता नजर नहीं आया, पार्थ ने टिप्पणी की। उसके बाद में नितिन वापस से उस लावा वाले सीन को याद करने लगा, लेकिन उसको भी वास्तव में वहाँ पर कोई सी भी ऐसी लावा की लकीर नहीं दिखी थी। उसके बाद में वह पार्थ की तरफ पलटता है और उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है, जिसके पास में ये नक्शा होगा उसी को ही वह लाल लाइन दिखेगी। जब तक किसी के पास में भी वह नक्शा नहीं होगा तब तक वह हाइड रहेगी। वास्तव में हमारे पास में ये नक्शा होता तो हम यहाँ पर आराम से बिना किसी मुसीबत के पहुंच जाते। हम वहाँ पर इतने सारे दोस्तों को नहीं गंवाना पड़ता। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमने कितने मास्टर टीचर्स की जान गंवाई है। ऐसा नहीं था कि वह उस रास्ते को ढूंढ पाने में कामयाब नहीं होते, उसको अगर ढूंढना भी चाहते तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना नक्शे के वह रास्ता उनके सामने नहीं आता और उनकी पूरी मेहनत तो खराब हो जाती। पार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी अंतरिक्ष की हेरफेर की गई है और उसी के साथ में इस नक्शे को भी बनाया गया है, लेकिन मुझे अभी तक भी पता नहीं चला कि ये नक्शा आखिरकार काम कैसे करता है। आखिरकार कैसे एक नक्शे के साथ में अंतरिक्ष की हेरफेर को जोड़ा जा सकता है।
अच्छी तरह से उस नक्शे को देख लेने के बाद में अब उन्हें भी अब वह महल मिल गया था जहाँ पर वह अभी खड़े हुए थे। वह अभी झरने के ऊपर स्थित था। वह अभी उस झरने से परे दिखा रहा था। दिशा को देखने के बाद में अब नितिन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अब वह वापस से गिल्ड लीडर जाफर और आदर्श की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड लीडर जाफर और आदर्श दोनों ने ग्रेड 7 की फॉर्मेशन का यूज करते हुए स्कारलेट लीफ किंग को भी अब पूरी तरह से मार दिया था, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और फॉर्मेशन पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो उसके साथ में स्कारलेट लीफ किंग को निपटाना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन आदर्श और जाफर तो बहुत ही ज्यादा खुश थे और वह तो बेचारे उसके बारे में सोच रहे थे आखिरकार ये स्कारलेट लीफ किंग करना क्या चाहता था। ये खुद के लिए ही एक फॉर्मेशन क्यों बनाएगा। चलो पिछली बार तो मैंने मान लिया कि वो फायर लीफ किंग तो बेचारा उस गोल्डन ओरिजिन खड़ाई से मारा गया था बिना किसी मौत का पता लगे, लेकिन इस बार तो इसके साथ में और भी ज्यादा बुरा हुआ। जिस फॉर्मेशन को इसने खुद ने बनाया था वो फॉर्मेशन ही इसकी जान ले बैठी। बेचारा स्कारलेट लीफ किंग इसकी आत्मा को शांति दे। नितिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, ठीक है, अब हमारे पास में नक्शा आ चुका है तो अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस नक्शे के साथ में शायद हम लोग एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद में नितिन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से वह बकरी की खाल का नक्शा ऊपर की तरफ उठ गया। उस नक्शे के अंदर से अब इंद्रधनुष का एक रास्ता बाहर निकल आया था। वह पुल था जो अब उस महल की पूरी कठिनाइयों को पार करते हुए उस झरने के अंदर जा रहा था। नितिन ने जैसे ही उस पुल के ऊपर पांव रखा, अचानक से उसको कुछ याद आता है और फिर से वह पीछे जाकर अपने सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स को उठा लेता है और उसे अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लेता है। जिसके बाद में अब वह सभी के सभी आगे बढ़ने लगते हैं। नितिन ने इस वक्त स्कारलेट लीफ किंग की वह स्टोरेज रिंग भी ले ली थी, क्योंकि उसको पता था कि वह 10 महान राजाओं में से टॉप 2 के अंदर आता था, तो उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा खजाने होने वाले थे। एक पल तक साथ चलने के बाद में अब उन्होंने भी आकाशीय महल को पूरी तरह से पार कर लिया था और कुछ पल बाद में वह उस झरने को भी पार कर चुके थे। उस नक्शे को देखने के बाद में उन लोगों को पता चल गया था कि वास्तव में जो वह सोच रहे थे वही था, कि वह महल एक चित्र था। उस झरने को पार करते ही अब उनके सामने एक हल्की सी रोशनी आती है और अब उनका पूरा दृश्य ही चेंज हो जाता है। अभी उनके आगे बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनके वह सभी चित्र ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और उनके साथ में उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अंदर जाने लगती है। वहां पर इतनी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी कि अगर कोई भी वहां पर साधना करता तो उसे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत भी नहीं होती। सभी के चेहरे खिल उठे जब उन्होंने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को वहां पर महसूस किया। जैसे ही उनके सामने से वह रोशनी हटती है तो अचानक से उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अभी उनके सामने एक मूर्ति बनी हुई थी और उसके अंदर ही से वह आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल के आ रही थी। ये क्या है? ये इतना बड़ा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन है क्या? लेकिन ये इतना बड़ा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन कहाँ से आ गया? अभी उनके सामने जो वह मूर्ति बनी हुई थी वह एक साधारण स्टोन से नहीं बनी हुई थी। उसको बनाने के लिए हाई लेवल स्पिरिट स्टोन का यूज किया हुआ था। केवल भीड़ ही नहीं थी जो उस चीज को देखने के बाद में हैरान थी, नितिन भी उस चीज से बहुत ज्यादा चौंक चुका था। वह सोच रहा था क्या वास्तव में हम इसी दुनिया के अंदर है? लेकिन मैंने तो आज तक इतना बड़ा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन कभी भी नहीं देखा था। मैंने तो आज तक केवल बच्चे के हाथ के जितना ही हाई लेवल स्पिरिट स्टोन देखा था, यह तो उससे कई गुना बड़ा है। सभी की निगाहें अभी उसी मूर्ति के ऊपर टिकी हुई थी और सभी अपनी मुट्ठी को तेजना से तेज कसे हुए थे। उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी। एक मास्टर टीचर ने उन सभी से पूछा, आप सभी बताइए कि आखिरकार ये इतना बड़ा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन कहाँ से आ गया? क्या आप लोगों ने कभी इसको देखा है? नहीं, मैंने कब देखा? मैंने तो आज तक इसको अपने सपने के अंदर भी नहीं देखा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वास्तव में क्या इतना बड़ा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन हो सकता है। वह सभी उसी मूर्ति को देखते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुम्हें एक बात बताओ कि अगर हम इसको टुकड़े टुकड़े के अंदर करते हैं तो ये कितने ज्यादा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के अंदर हो जाएगा? क्या पता इसके टुकड़े करने के बाद में ये लाखों हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स के अंदर बढ़ जाए या फिर मिलियंस ऑफ बिलियंस के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे कोई बहुत ही ज्यादा कीमती खजाना छुपा हुआ हो? बस सभी ऐसे सोच ही रहे थे कि अचानक से एक आवाज आती है, फराज का पैलेस? क्या इस प्राचीन डोमेन के निर्माता ओल्ड एंसेस्टर फराज हो सकते हैं?
उस मूर्ति के साइड में एक तख्ती लगी हुई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था फराज का पैलेस। नितिन भी जल्दी से उस टेबलेट की तरफ चला जाता है और उसको देखने लगता है। उस लिखावट को देखने के बाद में नितिन को एक चीज याद आती है, क्योंकि जो वो लिखावट लिखी हुई थी वह अनबाउंडेड वोयाजर के अंदर भी लिखी हुई थी। ये वही है जो उनको वहाँ पर उस वक्त मिले थे जहाँ पर वह संत असेसन प्लेटफॉर्म के अंदर गए थे। तब उनके पास में वह एक स्क्रोल मिला था, उसके अंदर भी सेम ऐसी ही लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद में नितिन अब प्रत्युषा की तरफ देखने लगा और दोनों ने अपनी आंखों से इशारा किया, हाँ वास्तव में ये वही है।